हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के 5वें प्रश्न से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में 4 तक ही कराए थे और थंबनेल लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो 5 पिछले वाले वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, तो वो बाय मिस्टेक लगा है। तो 5वें प्रश्न से शुरू करते हैं आज। तो 5वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, ठीक है, n के लिए 32 पर n शून्य पर समाप्त हो सकता है। मतलब अगर 32 पे घात हम 1 से लिखना शुरू करें तो क्या ऐसी कोई संख्या आएगी, मतलब जब उसे सॉल्व करेंगे तो क्या शून्य पे वो संख्या समाप्त हो सकती है, ये हमें बताना है और कारण इसका भी बताना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 5वां प्रश्न, अब देखिए इसके लिए आपको ना जो डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम मैंने बताया हुआ है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, फिर इस प्रश्न को देखिएगा। ठीक, अब देखिए इसका रीज़न लिखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर इकाई वाले स्थान पर अगर शून्य आता है तब वह हमेशा 5 या 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये विभाज्यता के नियम या विभाज्यता के नियम से होता है ऐसा। तो यही लिखेंगे हम, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर शून्य है तब वह संख्या हमेशा 5 या 10 से विभाज्य होगी। इकाई का हो सकता है मिस्टेक हो, शायद यहाँ भी ये लगता हो, इकाई होगी, विभाज्य होगी, सॉरी। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 32 पर n जो है वो शून्य पर ही समाप्त होगा। तो ये हमें पता चल गया, अगर 32 पर n जो है वो शून्य पर समाप्त हो रहा है, मान लीजिए ऐसा होता है, तो हमेशा किससे, या तो 5 से विभाज्य होगा या 10 से ज़रूर विभाज्य होगा। माना, अब मान लेते हैं, माना 32 पर n का इकाई का अंक, इकाई में कंफ्यूजन है, इकाई का अंक शून्य है। तो ये आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, शून्य है। अब मान लिया इसे, तब यहाँ लिखने वाला ही काम है क्योंकि हमें सिद्ध करना है कुछ। तब यह 5 व 10 से विभाज्य होनी चाहिए, है ना। अब देखिए 5 से या तो विभाज्य और 10 से बात वही है। शून्य अगर स्थान पे है, अगर मान लीजिए इसके गुणनखंड हम करते हैं तो ये उसमें 5 आ गया तो उसमें 10 भी आ जाएगा। 5 गुणित 2 क्या होता है, 10, है ना। तो अगर 5 आ गया और 2 के विभाज्य इसमें है, मतलब गुणनखंड है इसमें, तो 5 गुणित 2 10 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब 32 पे n के अभाज्य गुणनखंड, अब जब भी हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं वो अभाज्य गुणनखंड ही होता है। इसके पहले वाले मतलब जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे उसमें भी बताया, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें सारे जो हम गुणनखंड करते हैं वो अभाज्य संख्याओं का ही मिलता है गुणनखंडों में से एक अभाज्य गुणनखंड। मतलब अगर इसका हम गुणनखंड करें तो उसमें या तो, अभी मैंने समझाया, 5 होना ही चाहिए, 5 और 5 गुणित 2 भी होना चाहिए, है ना। मतलब गुणा में 2 भी होना चाहिए, तभी तो 10 बनेगा। अभाज्य गुणनखंडों में से, गुणनखंडों में से एक अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड 5 हो। ठीक, 5 तो होना मस्ट है। अब 5 के लिए ये चेक कर लेते हैं। ठीक, तो 5 हो तथा ये भी लिख लेते हैं, चलिए 5 गुणित 2 हो, ये भी लिख लेते हैं क्योंकि 10 भी हमें देखना है। अब हम 32 पे पावर n को ऐसे लिख सकते हैं। 32 जो है वो किसका गुणनखंड, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 जो है ना वो 5 बार हमें मिल जाएगा। 2 3 4 5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 पे घाते 5 पे n बराबर 2 पे 5 पे n। अब देखिए यहाँ से हमें कहीं भी 5 नहीं मिल रहा है ना, और जबकि हमें क्या मिलना चाहिए था, 5, इसमें कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए था, तभी ये क्या हो पाता 5 से। मतलब अगर किसी संख्या से वो संख्या विभाज्य है तो वो उस संख्या का गुणनखंड अवश्य ही होगा। ठीक है, तो ये तो मिला नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार 32 पे n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, नहीं है। इसीलिए अब देखिए यहाँ पे एक आता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में। अब ये क्या है वो भी आप लोगों को समझाता हूँ मैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से 32 पे n में 2 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अतः 32 पे n के लिए कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए इकाई का स्थान 0 पर समाप्त हो। यही हम अपना फाइनल लिख देंगे। देखिए ये ऐसे लिखा है मैंने, आप थोड़ा लॉन्ग करके लिखिएगा, ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे हम, अतः 32 पे n के इनके लिए कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए इकाई का स्थान 0 पर समाप्त हो। 0 पर समाप्त हो। अब चलिए थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यहाँ पे आप लोगों को मैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है वो थोड़ा समझा देता हूँ। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय अब ये होता क्या है, अगर किसी भी हम प्राकृतिक संख्या भाज्य संख्या को ले तो उन्हें हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या लेता हूँ मैं, 3 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, कुछ भी ले लूँ मैं, तो इसे अगर मुझे अभाज्य गुणनफलों के रूप में दिखाना हो तो इसे मैं दिखा सकता हूँ 1 गुणित 3, इसे मैं दिखा सकता हूँ 1 गुणित 2, और इसे मैं दिखा सकता हूँ 2 गुणित 2। तो ये सारी संख्याएं जो मिल रही हैं मुझे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या या भाज्य संख्या को अगर हम ले लें तो उन्हें हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं। और एक बात
और एक बात कहता है, तथा यह गुणनखंड उनके क्रमों को छोड़कर अद्वितीय कहा जाता है। अद्वितीय मतलब यूनिक होगा। हमेशा अगर किसी भी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या मैं 150 लेता हूँ, ठीक है, इसका मैं गुणनखंड करना शुरू करता हूँ। अब अगर हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि ये संख्या जो है 10 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी। अगर मान लीजिए मैं क्रमों को छोड़ दूं, क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या, क्रम आरोही क्रम में ही मतलब कहा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही इसे करने के लिए कहा जाता है कि हमेशा छोटे से बड़े की तरफ शुरुआत करिए, है ना। अगर मैं उसे छोड़ दूं, ऐसे लिखूं, चलिए मुझे 5 से समझ में आ रहा है, 5 से करता हूँ, 5 यहीं 15 और ये हो गया, फिर 5 छंग 30, फिर अब 2 से करूँगा, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। लेकिन इसे कहा जाता है कि हमेशा छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। मतलब अगर 150 का मैं गुणनखंड कर रहा हूँ तो 2 से शुरू करूँगा मैं, सबसे छोटी संख्या से। अगर 2 से नहीं हो रहा है तो उसके बाद 3 से करूँगा, फिर 3 से अगर नहीं हो रहा है तो फिर 5 से शुरू करूँगा, ठीक है। तो अगर इस क्रम में हम करेंगे, आरोही क्रम में, तो वो हमेशा अद्वितीय, यूनिक होगा, है ना। और एक बार जो गुणनखंड मिल गया किसी संख्या का तो उसमें और कोई संख्या नहीं आ सकती है। तो ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है, ठीक है। तो हमेशा हमें किस क्रम में करना चाहिए इसे? आरोही क्रम में करना चाहिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े के क्रम में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा। इसका अगर फॉर्मूला बनाना हो तो भाज्य मिश्रित संख्या, भाज्य या मिश्रित संख्या या प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं। तो भाज्य संख्याओं को ही मिश्रित संख्या कहा जाता है। मिश्रित संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य, अब इसमें बहुत सारे प्रश्नों को हमने इसी प्रकार से हल किया हुआ है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो ये हो गया। अब चलिए प्रश्न संख्या 6वां जो है वो देखिए, प्रश्न संख्या 6वां का सेम टू सेम उदाहरण, और चाहे तो मैंने जैसे कराया हुआ है प्रश्न संख्या 5 को वैसे ही कर सकते हैं, या तो उदाहरण आपका है 6वां प्रश्न का, उदाहरण नंबर 4 है पेज नंबर 6 पे, ठीक है। वहां से आप लोग देख सकते हैं उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 और पेज नंबर है 6, सेम टू सेम वैसे ही है। तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के मैं एक अलग से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p इज इक्वल टू ए बी पे q तथा q बराबर a क्यूब के रूप में व्यक्त करें, जहां a b अभाज्य संख्या है, तो ल स होगा। अब देखिए 7वां, अगर ल स निकालते हैं ना तो जैसे एक उदाहरण देखिए समझाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ 5, मान लीजिए यहाँ 12 है और एक संख्या है 16, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और ल स निकालेंगे, है ना। इसके लिए देखिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट है सोल, एलसीएम और एचसीएफ नाम, एचसीएफ निकालने के मेथड्स उसमें हैं, वहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, ये हो गया। और 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ऐसे अगर मुझे लिखना हो तो 2 पे घाते 2 गुणित 3 ऐसे लिख सकता हूँ 12 को, और 16 को अगर लिखना हो तो 2 पे घाते 4। अब देखिए दोनों में कंपेयर करते हैं, अगर एलसीएम निकालना हुआ हमें, एलसीएम, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को मैं लिख लूँगा, है ना, और जो बचा हुआ है वो भी लिख लूँगा। तो यहाँ से अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, 2 पे घाते 4 बड़ा है और क्या बचा हुआ है 3, तो इसका एलसीएम इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, 2 पे घाते 4, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 ना। तो इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 ऐसे ही करेंगे हम। तो 7वां देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे p इज इक्वल टू दिया हुआ है ए बी पे q, और q बराबर दिया है a पे q, ठीक है। अब यहाँ से हम p और q का अगर एलसीएम निकालना हो हमें, p और q का प्लस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से देखिए, अगर
ए को ए से कंपेयर करूं तो ए पे जो क्यूब है वो बड़ा है और बचा हुआ क्या है, बी क्यूब, है ना। तो बी क्यूब पूरा हम लिखेंगे, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। इतना सरल है। अब चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। मोबाइल को ज़्यादा हिल रहा, सॉरी। बहुत जल्द पढ़ाने का जो मैं कुछ नया मतलब नए ढंग से शुरू करूँगा, तो ये अभी थोड़ा प्रॉब्लम है इससे पढ़ाने में। वो आप लोग जल्दी से जल्दी मतलब सही ढंग से मतलब तरीका बदलने वाला हूँ। तो 8th, अब यहाँ 8th वाला क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का म स ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब हम 96 का गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसे अगर लिखना हो तो हम 96 को लिख सकते हैं कैसे, यहाँ 1 2 3 4 5, 2 पे घाते 5 गुणित 3, यही होगा। और इसका अगर गुणनखंड करूँ 404 का, तो 404 का मुझे मिलेगा 2 दूनी 4, 0 2 और 2 0 1, और 101 जो है वो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, तो खुद से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो 1 कम 1 ये कट गया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कैसे 404 को 404 बराबर 2 पे घाते 2 गुणित 101। ठीक, तो यहाँ जब म से हम निकालेंगे तो यहाँ देखते हैं, देखिए अब म से निकालने के लिए मेथड बताता हूँ। अगर घात में आप लोगों ने लिखा है, एक तो होता है ना ऐसे कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 96 का है, ये 5 हो गया 5 बार और 3, और यहाँ इसका आया है 2 गुणित 2 गुणित 101। तो ऐसा तरीका है ना, इससे ऐसे कॉमन ले लें तो हो गया ये HCF या मस। तो एक तरीका है, इन दोनों में कंपेयर करिए जो कॉमन हो, मतलब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक है, 2 दोनों में है, तो यहाँ जो छोटा घात होगा वही उठा लेंगे। तो 96 404 का मस बराबर कितना हो जाएगा, 2 पे घाते 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, है ना आसान विधि। जो छोटी वाली घात होगी म स के लिए, और ल स में जो बड़ी घात होगी वो, और प्लस जो बचता है वो भी ले लेते हैं हम, और म स में जो सिर्फ कॉमन होता है मतलब दोनों में उभयनिष्ठ हो उनमें कंपेयर करते हैं, और जो छोटी घात होती है उससे लिख लेते हैं बस। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम 9वें प्रश्न की तरफ। अब 9वां प्रश्न बोल रहा है, 9वां प्रश्न गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके 612 तथा 1314 के गुणनखंड कीजिए तथा इनका म स तथा ल स ज्ञात कीजिए। चलिए तो अब इसे हल करते हैं। गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करना है, तो गुणनखंड वृक्ष से गुणनखंड वृक्ष से 612 का जब शुरू करेंगे हम, जैसे बॉक्स में बना लेंगे। अब इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक को इधर लिखेंगे और एक को इधर। अब फिर ये हो जाएगा 2, सबसे पहले 2 से ही शुरू करते हैं, छोटा है तो 306। अब 6 है तो ये भी 2 से विभाजित होगा, 2 से जब विभाजित करेंगे तो 2 से ये चला जाएगा 153 बार। अब 153 को जब हम डिवाइड करना चाहेंगे, अब इसके लिए विभाज्यता का नियम आप लोग देखेंगे तो बहुत आप लोगों को आसानी हो जाएगा। देखिए विभाज्यता के नियम 3 में क्या कहता है कि तीनों को अलग अलग जोड़ लीजिए, अगर 3 के पहाड़े में वो आ रहा है तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, 3 5 15, 3 एकम 3, है ना, तो सीधे विभाजित कर लेते हैं 3, और यहाँ आ गया 51। अब 51 भी विभाजित होगा किससे, 3 से ही होगा,
तो 3 से अगर इसे विभाजित करेंगे 17 बार जाएगा। ये मिल गया हमें। तो इसे हम लिख सकते हैं 612 को। और देखिए लिखने का ढंग कैसा है, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं ना। जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन्हें ही हम यहाँ से लेते हैं। तो 2 2 3 3 और 17 ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो 2 पे घात 2 गुणित 3 पे घात 2 गुणित 17, ये मिल गया। अब फिर करते हैं 1314 का। 1314 का जब हम करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 बॉक्स। अब ये 14 लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब 2 से विभाजित होगा ही होगा। तो 2 और इसे जब विभाजित करेंगे तो 657 मिल जाएगा। 657 जो है वो 3 से विभाजित होगा। ये मैंने कैसे जाना? 6 5 11 11 और 7 18, मतलब 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से विभाजित होगा। तो इसके लिए विभाज्यता का नियम ज़रूर से देखिए आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो 3 से जब इसे विभाजित करेंगे तो 219 बार जाएगा। तो 219 भी जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से विभाजित कर लेंगे। तो 3 से ये जब विभाजित करेंगे तो 73 बार जाएगा। तो 73 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो इसलिए इसका ज़्यादा अब इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तो अगर हम मुझे 1314 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हो तो 2 और 3 पे 2 घात गुणित 73। अब चलिए 612 कॉमा 1314 का म स पहले ज्ञात करते हैं। तो म स ज्ञात करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। अब छोटा घात लेना है, यहाँ से छोटा घात 2 मिल जाएगा और ये दोनों घात तो बराबर हैं, तो 3 पे घात 2 ही लेंगे हम, है ना। अगर बराबर आते हैं तो वही ले लेते हैं। तो यहाँ से 3 तिरकाई 9, 9 दूनी 18, म स हमारा आ गया 18। और फिर 612 कॉमा 1314 का ल स लेते हैं। ल स अब लेंगे तो यहाँ जो कंपेयर करेंगे, जो बड़ी घात होगी वो लेंगे और जो बचेगा वो भी ले लेंगे। यहाँ से 2 को अगर कंपेयर किया तो 2 पे घात 2 बड़ा है, ये रख लिया। और 3 पे घात 2 तो कॉमन, मतलब दोनों बराबर ही हैं, तो दोनों को बराबर वाला लिख लेंगे। बचा क्या? 17 बचा। और क्या बचा? 73 बचा। अब इसे हम लिखना चाहे तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 17 गुणित 73। अब इन सब संख्याओं का गुणा जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 44,676। ये हो गया प्रश्न संख्या 9। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 10 है, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 60, 84 तथा 108 का म स तथा ल स ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है हमें, तो उसी का प्रयोग करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10वां अभाज्य गुणनखंड विधि से। सॉरी, 1 मिनट ना, मोबाइल को ज़्यादा ही हिल रहा है तो इसे फिक्स कर लेता हूँ। पता नहीं क्यों इतना हिल रहा है, अब शायद ना हिले। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम तीनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। 60 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 30 और 2 15 और फिर 3 5 15, फिर 5 एकम 5, ये हो गया। अब 60 को अगर लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पे घात 2 गुणित 3 गुणित 5 ऐसे। और अगर 84 का करना हो तो 84 का हो जाएगा 2 4 और 2, फिर 2 21, फिर 3 7, फिर 7 एकम। तो 84 का अगर मुझे लिखना हुआ तो कैसे लिखूँगा? 2 पे घात 2 गुणित 3 गुणित 7। और 108 का गुणनखंड करूँगा अभाज्य, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 पंचा 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और फिर 3 से करना पड़ेगा। तो 3 9 27, 3 तिरकाई 9, 3 एकम 3।
यहाँ से मुझे 108 के जो भाज्य गुणनखंड मिलेंगे, 2 पे घाते 2 गुणित 3 पे घाते 3। अब तीनों संख्याओं का म स लेते हैं, तो 60, 84, 108 का म स बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए 2 तो तीनों में है और जो है वो क्या है, तीनों बराबर ही हैं, तो बराबर है तो वही संख्या उठा लेंगे, 2 पे घाते 2 और 3 को कंपेयर करते हैं, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। जब 3 यहाँ है तो सबसे छोटा घात किसका है? 3 पे 1 का, तो 3 ही ले लेंगे यहाँ पे। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, ये म स प्राप्त हो गया। अब निकालते हैं इसका ल स, तो 60, 84, 108 का ल स बराबर, अब ल स में हम सबसे बड़ी घात वाले ले लेते हैं, तीनों में कॉमन है 2, तो 2 पे घात 2 सबसे बड़ा है और 3 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो 3 पे घात जो 3 है वो सबसे बड़ा है, तो वही ले लिया और यहाँ जो बचे हैं संख्या है वो भी ले लेंगे। 5 और 7 बचता है, तो 5 गुणित 7 ये भी ले लिया। अब यहाँ से इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3780, ये प्राप्त हो गया हमें। चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम टोटल 12 प्रश्नों को हल कर लेते हैं, जिससे आगे के वीडियोस के लिए कम क्वेश्चंस बचे। ठीक है, थोड़ा मैं मोबाइल अच्छे से फिक्स कर लूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। अब चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, एक आयताकार मैदान 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ वर्गाकार टाइल की जो माप दी है ना, अगर वो हमें नहीं पता है तो इन जो ये आयताकार मैदान जो दी हुए हैं, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई जो दी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो इसका अगर म स हम ज्ञात कर लें तो हमें जो वर्गाकार टाइल लगानी है ना उसकी माप पता चल जाएगी, मतलब एक भुजा पता चल जाएगी। तो एक अगर भुजा हमें पता चल गई तो उसकी सारी भुजाएं तो बराबर हो जाएंगी, है ना, क्योंकि वर्गाकार टाइल दिया हुआ है। तो 11वां हल करते हैं। आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब इससे ना हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपने कन्वर्शन का वीडियो मेरा नहीं देखा हुआ है तो वो देख लीजिएगा, आप लोगों का ये भी मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मीटर से सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसे कन्वर्जन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखिए यहाँ 72 सेंटीमीटर पहले से दिया है, इसे तो टच नहीं करेंगे, बस इससे। तो ये 18 गुणित 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और पहले से क्या दिया हुआ है, प्लस 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये 1800 और 72 जोड़ के कितना हो जाएगा, 1872 सेंटीमीटर टोटल हो गया। और चौड़ाई इसी प्रकार दी है, तो चौड़ाई बराबर 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से जब हम सेम मेथड से अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो दिया है। अब आयताकार मैदान का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो वही उसी की सहायता से निकालेंगे। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 1872 सेंटीमीटर गुणित 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जब गुणा करेंगे हम, अच्छा वैसे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे काटने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए कोई भी ना कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर गुणा करेंगे तो गुणा में काफ़ी टाइम जाएगा, तो क्या ज़रूरत है।
और अगर वर्गाकार टाइल की हमें माप ज्ञात करनी हो और वर्गाकार टाइल की माप, तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों का लसा लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब अगर कहीं पूछा जाए कि एक कोई जगह है वहाँ पे ये चीज़ फिक्स करनी है ना, तो बड़ी से बड़ी ऐसी आकृति, मतलब ऐसा बताइए, टाइल मतलब अगर फिक्स करना है, कोई ज़मीन है, फ्लोर है, वहाँ हमें बड़ी से बड़ी टाइल ऐसी फिक्स करनी है जो पूरे को ढक दे। तो हम क्या करते हैं ना, जो लंबाई और चौड़ाई दी होती है उस जगह की ना, फ्लोर या तो होगा वर्गाकार होगा या तो आयताकार होगा, तो उन दोनों का अगर ल सा निकाल म सा निकाल लेते हैं तो हमें टाइल की माप पता चल जाती है। तो यही यहाँ पर करेंगे। तो अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 1872 का मैंने किया हुआ है, ये क्या मिल जाएगा हमें, 2 पे घात 4 मिलेगा और 3 पे घात 2 मिलेगा और 13 मिल जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप लोग खुद से करके एक बार चेक करिएगा। तो यहाँ पे 1320 का मुझे मिलेगा 2 पे घात 3 और मिलेगा 3 गुणित 5 गुणित 11। ठीक है, अब अगर इन दोनों का म सा मैं निकालता हूँ तो म सा आ जाएगा इसका कितना, वही इनकी माप हो जाएगी, टाइल की माप। तो यहाँ म सा जब निकालते हैं दोनों संख्याओं का, तो छोटी ये 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन 2 पे घात 3 जो है वो छोटा है, तो इसे मैंने ले लिया। और यहाँ 3 3 का कंपेयर करेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 जो है वो 3 पे घात 1 जो है वो छोटा है, इसलिए 3 ले लिया। और बाकी कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, तो छोड़ देंगे बाकी का। तो यहाँ जब इन 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 सेंटीमीटर का मिल गया मुझे टाइल। अब देखिए टाइल जो है वो वर्गाकार है, तो उसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 24 सेंटीमीटर ही हो जाएंगी। अतः टाइल का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। देखिए, अतः टाइल का क्षेत्रफल, अब कितने टाइल्स लगने हैं वो अगर मुझे पता करने हैं, तो क्या करूँगा ना, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालूंगा और जो टाइल है उसका क्षेत्रफल निकाल के टाइल के आयताकार मैदान के क्षेत्रफल में से टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे दूंगा, तो मुझे पता चल जाएंगे कितने टाइल लगने हैं। ये आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका घर कोई आयताकार, मतलब फ्लोर है उसका, जो ज़मीन है वो आयताकार आकार का है, आपको पता करना हो कि कितने टाइल्स उसमें लगाने हैं, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं आप लोग कि उसका लंबाई और चौड़ाई नाप लीजिए और इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए दोनों का गुणा करके, और उसके बाद टाइल्स जो लगाने हैं आपको, तो उसको नाप लीजिए, ठीक है। और अधिकतर जो टाइल है ना वो वर्ग के आकार का ही आता है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल के और आपके जो, मतलब जो ज़मीन का निकला हुआ है क्षेत्रफल, उसमें भाग दे दीजिए, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितने टाइल्स लगने हैं। और अगर पॉइंट में आता है तो जान लीजिए कि आपको टाइल जो है वो काटना भी पड़ेगा, काट के लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब अतः टाइल का क्षेत्रफल, अब वर्गाकार है तो भुजा गुणित भुजा होगा, तो 24 गुणित 24। इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, तो इसे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, वो काट लेंगे आगे तो खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए, अब टाइल की न्यूनतम संख्या, अब टाइल की न्यूनतम संख्या बराबर, यहाँ आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बटा, लिख लेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल या टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, मतलब अभी मल्टीप्लाई तो किया नहीं है, अपने सुविधा के लिए हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, सेंटीमीटर गुणित 1320 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ हमने टाइल का क्षेत्रफल कितना निकाला था, 24 गुणित, मतलब 24 सेंटीमीटर, ये भी लिख लीजिए क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया, देखिए संख्या ही प्राप्त होगा हमें। अब चलिए इसे काटते हैं, इसे जब काटेंगे हम तो ये मिलेगा मुझे
11 11 से तो कटेगा नहीं। यहाँ 12 मिल जाएगा। सॉरी, 12 दूना 24 होता है, और 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, ये कट गया। अब फिर 2 से जब काटेंगे इसे, कट्टम पिट्टम कर लीजिए, सब मिल जाएगा। तो यहाँ अगर 2 से इसे काटूँ, 12 दूना 24, हाँ 12 दूना 24 ये कट गया, और 12 एक कम 12, और यहाँ से बचेगा 6, और 12 पंचे 60, 12 एक कम 12, और 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 156 बार ये हो गया। और 2 से अगर इसे काटूँ तो 2 छंग 2 सत्ते 14, 2 8 16, फिर 2 से इसे काटूँ, फिर 2 से इसे भी काट देता हूँ, 2 3 6, 2 9 18, कट गया। 39 और 110 बचा, मतलब यहाँ 39 गुणित 110। अगर इन दोनों का गुणा करूँगा मैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 4290। तो ये मिल गया मुझे टाइल्स की न्यूनतम संख्या, जो कि वहाँ लगाने थे। तो वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, आई होप। ठीक है, तो चलिए आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इस वाले एक्सरसाइज की, मतलब आज के वीडियो के आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है 12वां। तो 12वां प्रश्न दिया है, यदि लघुत्तम समापवर्त्य 77 और 99 का 693 है, तो म स 77 और 99 का ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ 2 संख्या दी है, इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना आप लोगों को ज़रूरी है। तो फॉर्मूला क्या है ये बता देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल टू उनके HCF के बराबर होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा 2 संख्याओं का गुणनफल, इसे प्रूव भी कर रहा हूँ मैं, गुणनफल बराबर उनके म स गुणित ल स के बराबर होता है हमेशा। अब चलिए इसे प्रूव भी कर लेते हैं। 2 संख्याएं लेते हैं, कोई भी रैंडम कोई भी संख्या ले लेते हैं। चलिए छोटी संख्या लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, वरना टाइम लगेगा समझाने में। कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ 6 ले लिया और 1 ले लिया 4, ठीक है। अब इसका अगर गुणा करता हूँ तो इनके म स गुणित ल स के बराबर आएगा। अब देखिए इसका पहले क्या निकालेंगे, हम म स निकाल लेते हैं। तो 6 का अगर गुणनखंड करूँ तो 2 दूनी 2 3 6, यही आएगा ना, 2 गुणित 3 6 का। और अगर 4 का करूँ तो 2 गुणित 2। अगर यहाँ म स मुझे निकालना हुआ तो कितना आएगा इसका, कॉमन यही है ना 2, तो म स 2 आ गया। अब ल स निकालते हैं तो गुणनखंड तो सेम ही है, तो यहाँ से 2 पे घात 2 ले लेंगे, बड़ी है, और यहाँ 3 बचा, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 आ गया इसका ल स। अब 6 चौक 24 बराबर 12 दूना 24। देखिए दोनों साइड बराबर आ रहा है ना, तो ये फॉर्मूला है। 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके म स गुणित ल स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर इंग्लिश में याद करना हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ठीक है। तो अब प्रश्न संख्या 12 हल करते हैं। तो 12वां दिया है जो वो नोट करते हैं हम। ल स ऑफ 77 एंड 99 इज इक्वल टू 693, और म स ज्ञात करना है। म स 77 और 99 का बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब हमें पता है, हल करते हैं इससे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके म स गुणित ल स के बराबर होता है। अब यहाँ जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 77 गुणित 99 बराबर, यहाँ म स हमें ज्ञात करना है, और ल स दिया हुआ है कितना है 693। अब म स को यहीं रहने देते हैं, 693 को नीचे भेज देते हैं ना। तो यहाँ म स बराबर कितना हो जाएगा, 77 गुणित 99 बटा 693। अब देखते हैं 3 से कटता है, हाँ 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, और 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अब और देखते हैं किससे कटता है ये।
11 से कटेगा, 11 दूना 22, हाँ, 11 तियाँ 33 और 11 दूना 22 और 11 एकम 11, ये भी कट गया और फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 सते 21, तो 7 से 77 को जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो म स हमें कितना मिल गया, 11। तो म स किसका 77 और 99 का कितना आ गया, 11। तो देखिए, मैं अब सोच रहा हूँ कि हाई स्कूल के जो है ना प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी साथ-साथ सॉल्व कराऊँ, तो बहुत जल्द मैं उस पे भी वीडियो लाऊँगा। तो देखिए, इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आगे वाले एक्सरसाइज़ में, मतलब आगे वाले वीडियो में मैं कवर कर दूँगा। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय-बाय।